शहर में तारामंडल का उद्घाटन कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का द्वारा भ चुकल छल और आइ दूटा शो चलायल गेल जेमे पहिल शो जे छल से मीडिया के लेल और दोसर मुकुंदी चौधरी के विद्यार्थी सब एतऽ आबि कऽ शो देखलनि। और अपना सब बुझे छी जे अजुका शो केहन छल। सबसे पहले तो मैं इस पूरे समस्त बिहार वासियों को अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि ये एक तारामंडल की स्थापना हुई है। ये बहुत ही हर्ष और गौरव की बात है बिहार के लिए। और आज से शो चालू किया गया है। पहला शो तो था कार्यक्रम की पत्रकार महोदय लोग और डीएम साहब के साथ था, वो हो गया। अभी बच्चों का मुकुंदी हाई स्कूल से अभी बच्चे आए हैं और अभी फिर शो चल रहा है। डीएम साहब के निर्देश पर यहाँ पर डीओ साहब के यहाँ लिस्ट बना हुआ है पूरा कार्यक्रम, किस किस स्कूल को किस शो में कराना है और उस हिसाब से कार्यक्रम कराया जा रहा है। कितने बच्चे फर्स्ट शो में कितने लोग शामिल इसमें भाग लिया और सेकंड शो में कितने लोग भाग लिए? पहले शो में करीब 30-40-50 लोग करीब भाग लिए और अभी तो फुल हो गया है। कितने सीट है बैठने का इसमें? 150 सीट है। किस तरह का सुविधा इसमें? सारी सुविधाएं हैं। सर पब्लिक के लिए क्या व्यवस्था है और उनके लिए कब से ये ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा? 1 महीने के बाद ही पब्लिक के लिए शुरू हो पाएगा। बहुत सारा काम भी चल रहा है, पर्सन में भी चल रहा है और अभी अंदर में कुछ टेक्निकल ये सब मतलब पब्लिक के लिए खुलने में अभी 1 महीने का समय लगेगा। और सर इसके लिए शुल्क क्या रखा गया है? शुल्क अभी निर्धारित हो रहा है जी। वो अभी एग्जैक्ट कहा नहीं जा सकता है क्योंकि फाइल विभाग में है। सर हमारे शहर ऑनलाइन बुकिंग होगी या ऑनलाइन की व्यवस्था की जा रही है। अभी हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि ऑनलाइन होगी, लेकिन सिर्फ ऑनलाइन से तो होता नहीं है, इसलिए हो सकता है कि एक विकल्प में ऑफलाइन भी रखा जाए। टिकट का क्या रेट होना चाहिए लमसम? जैसे हम पटना का जानते हैं कि 200 रुपया रेट है और हम उम्मीद करते हैं कि उसी के आसपास रहेगा, कुछ कम ही रहना चाहिए। सर मिथिलांचल के लिए ये गौरव की बात है कि यहाँ तारामंडल एकदम गौरव की बात है मिथिलांचल के लिए। आगे सर इसमें क्या क्या और बढ़ने की संभावना है, क्या क्या और आगे होगा यहाँ? और जैसे कि अभी तो एक प्रस्तावित है हमारा ये गार्डन है, ये म्यूजियम प्रस्तावित है फेज 2 में, जो कि काम चल रहा है धीरे धीरे, वो तैयार हो जाएगा। पार्किंग है उसके ऊपर जो है यहाँ पे सोलर सिस्टम का पूरा ये व्यवस्था है जो देखने लायक होगा जी। पार्क बहुत सुंदर निर्माण कराया जा रहा है और ये जो टेरेस देख रहे हैं गार्डन, ये भी एकदम खूबसूरत है। एक बार कोई आएगा तो यहाँ से पटना तक में इतना अच्छा, इतना रमणीक कोई प्लेस नहीं है। सर सुरक्षा के साथ साथ एक बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट है। सर सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो सीसीटीवी कैमरा कहाँ कहाँ लगा हुआ, कितना लगा हुआ? अभी तो कार्य जारी है, अधिकांश जगहों पर लगा हुआ है और जहाँ कमी हो वहाँ उसको लगाया जाएगा। अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर कमल किशोर पाठक, प्राचार्य राजकीय पॉलिटेक्निक दरभंगा, सह प्रभारी तारामंडल सह विज्ञान संग्रहालय दरभंगा। कहाँ से आए थे आप? कैसा लगा नज़ारा यहाँ का? क्या नाम हुआ? क्लास 12 घूमने आए थे और यहाँ प्लैनेट सब के बारे में जाने और यहाँ अच्छा लगा, सब कुछ अच्छा बताएंगे। क्या सीखी इसमें से आप, क्या समझी? प्लैनेट के बारे में और जो जाना चाहते हैं। क्या नाम है? तारामंडल आए थे घूमने के लिए, बहुत मज़ा आया। क्या देखे आप, क्या समझे? साइंस मतलब यहाँ पे साइंस की सारी फैसिलिटीज है, सब कुछ समझ में आया। केमिस्ट्री का पूरा टोटल कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। 15 अरब साल पहले हुआ था एक विशाल विस्फोट के साथ बिग बैंग। जैसे ही बिग बैंग यूनिवर्स में जितनी भी मैटर हम देख रहे हैं वो बन गई प्राइमोर्डियल फायरबॉल, अरबों डिग्री गर्म और इतना अविश्वसनीय रूप से घना कि इसके एक चम्मच का वजन होगा अरबों टन। जब ये आग का गोला अचानक विस्तृत हुआ तो इसने अंतरिक्ष का निर्माण किया और उसमें फैला मैटर। समय के साथ जैसे जैसे मैटर ठंडा पड़ने लगा, गुरुत्वाकर्षण ने इस मैटर को पहले तारों में केंद्रित किया और फिर आकाश में उड़ा, पर इसका कोई गवाह नहीं था क्योंकि जीवन अभी तक नहीं आया था। पैदा होने वाले शुरुआती सितारे ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बने थे, जिन्हें भारी तत्वों में परिवर्तित किया जिन्हें आज हम यूनिवर्स में पाते हैं। जब इन पहली पीढ़ी के सितारों की मृत्यु हुई
तो इन सभी तत्वों को इंटरस्टेलर स्पेस में छोड़ दिया गया, जहां इन्होंने स्टार पीढ़ियों का गठन किया और उसके बाद ब्रह्मांड लगातार इन भारी तत्वों से समृद्ध होता चला गया। हमारा सूर्य शायद तीसरी पीढ़ी का तारा है जो मुख्य रूप से हाइड्रोजन से बना है, लेकिन इसमें भी तारों की पिछली पीढ़ियों द्वारा उत्पादित भारी तत्व शामिल हैं। हमारे सौर मंडल में पृथ्वी और अन्य ग्रहों का निर्माण सूर्य के गठन से हुए बाई प्रोडक्ट्स के रूप में हुआ था। वो सारी मैटर जो हमारी दुनिया को बनाती है, हम जो पानी पीते हैं उससे लेकर हम जो खाना खाते हैं वो, और जो कपड़े हम पहनते हैं, जिन घरों में हम रहते हैं वो, सब कुछ जिसमें हमारी सामग्री भी शामिल है। हमारे शरीर एक बार बड़े सितारों के पतले अंदरूनी हिस्सों में मौजूद थे और फिर उन्हें फेंक दिया गया इंटरस्टेलर स्पेस की ठंडी शून्यता में। जैसा कि कवियों ने लिखा है, हम सभी स्टारडस्ट से बने हैं। आपके दाहिने हाथ में हो सकता है एक टूटे हुए तारे का तत्व और दूसरे तारे का तत्व बाएं हाथ में। खगोल शास्त्री कार्ल सेगन ने कहा था, ये ब्रह्मांड हमारे भीतर है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब भी कोई तारा बनता है तो ग्रह बनने की संभावना भी होती है। अगर ये सच है तो हमारी मिल्की वे आकाश गंगा में ही सैकड़ों अरब ग्रह हो सकते हैं और पूरे ब्रह्मांड में 100 अरब से अधिक आकाश गंगाओं के साथ खरबों और अरबों ग्रह हो सकते हैं। यहाँ तक कि हमारे करीब बसे एक औसत आकार के तारे एक छोटे से ग्रह पर उभरता है, वो भी एक अनजानी आकाश गंगा में, तो ये अन्यत्र भी उत्पन्न हो सकता है। हो सकता है कि पूरा ब्रह्मांड जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा हो। हमारे सूर्य से पहले लाखों तारे बन चुके थे जो कि बुद्धिमान होने की संभावना व्यक्त कर रहे थे। पृथ्वी के अस्तित्व में आने से बहुत पहले ही प्राणी अपनी आकाशगंगा में विकसित हो सकते थे। लेकिन अगर वहां जीवन है तो हमारे साथ अब तक किसी ने संवाद क्यों नहीं किया? सितारों से हमें अलग करने वाली दूरी इतनी भारी है कि ये लगभग असंभव है कि पास के तारे के ग्रह के साथ भी संपर्क स्थापित हो सके। अगर हम रेडियो सिग्नल भेजते हैं हमारे सबसे नजदीकी सितारे सीरियस तक, तो 8.5 साल तक वो सिग्नल वहां पहुंच ही नहीं पाएगा। अगर सीरियस की परिक्रमा करते ग्रह पर हमारे संदेश को समझने वाला बुद्धिमान जीवन हो भी, तो उनके वापसी जवाब को हम तक पहुंचते 8.5 साल और लग जाएंगे। यानी हमारा संदेश पहुंचाया नहीं ये जानने में 17 साल लग जाएंगे। सुदूर बसे ग्रहों के साथ संवाद करने में हमें सदियों लग जाएंगे। पर इसने अमेरिकन खगोल शास्त्री फ्रैंक ड्रेक को नहीं डगमगाया, जिन्होंने 24,000 प्रकाश वर्ष दूर स्थित गोलाकार क्लस्टर हरक्यूलिस कॉन्स्टेलेशन में रेडियो संदेश भेजे। उसे उम्मीद थी कि 5 लाख सितारों में से कम किसी एक का एक ग्रह हो सकता है जिसमें उन्नत प्राणी जीवन हो जो वापसी संदेश भेजने में सक्षम हो। ड्रेक और कार्ल सेगन जैसे खगोलविदों ने आने वाले संकेतों का पता लगाने की भी कोशिश की जो 500 निकटतम सितारों में से आ रहे थे, और अब तक ये कोशिश कामयाब नहीं हुई। अगर हमें कभी संकेत प्राप्त होते हैं किसी अलौकिक सभ्यता से, तो ये इतिहास की सबसे बड़ी खबर होगी। अब रेडियो सिग्नल एक बात है, लेकिन क्या संभावनाएं हैं
कि हम कभी गहरे अंतरिक्ष में जाएं और ऐसी किसी जगह पर अलौकिक प्राणियों से मिलें। आधुनिक तकनीक के साथ एक अंतरिक्ष यान लगभग 50,000 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा कर सकता है। अगर हम आज अपने सबसे करीबी स्टार अल्फा सेंटोरी के लिए यात्रा आरंभ करें तो इसमें हमें लगभग 100,000 साल लग सकते हैं। लेकिन अगर हम प्रकाश की गति से यात्रा करते हैं तो क्या होगा? तब इसमें लगेंगे केवल 4.5 साल। लेकिन जैसा कि आइंस्टाइन ने साबित किया था, उस तेजी से जाना संभव है। 1000 टन वजन वाले अंतरिक्ष यान